और लिखो। Some common examples of physical changes are इसमें melting of ice, the melting of ice to form water, the melting of ice to form water, the melting of ice to form water, and the freezing of water to form ice. The melting of ice to form water and the freezing of water to form ice. तो दोनों के दोनों ही फिजिकल चेंजेस है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस भी मेल्ट करके आइस जो है वो भी तो वाटर का ही एक फॉर्म है, तो वापस वाटर बन जाता है। और अगर आप कहें कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर के वाटर फ्रीज हो जाता है, तो वाटर फ्रीज होकर फिर से आइस बन जाता है। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही चीज़ एक में सॉलिडिफाई हो जाती है, एक में मेल्ट हो जाती है। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल द ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। द ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है। और मान लीजिए जैसे इस तरह से ये बल्ब है और ये बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट है। तो क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं इसके अंदर, तो ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये जो है ये हीट होने लगता है। और ये इतना ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसको आप ज़्यादा गर्म करने लगे, तो बहुत ज़्यादा जब गर्म करने लगता है तो फिर वो रेड हॉट होने लगती है, रेड कलर की होने लगती है। और रेड के बाद जो है अगर और ज़्यादा गर्म करें तो फिर वो येलो कलर की होने लगती है। तो कुल मिलाकर जो ये गर्म होता है तो ये रेड से येलो की तरफ गर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म होता है। फिर हम ये कहेंगे कि थोड़े से करंट से इतना ज़्यादा गर्म कैसे हो जाता है। क्या होता है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब पतला वायर, पतले वायर को जब हम ट्विस्टेड फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसी को फिलामेंट बोल देते हैं। तो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर रोकता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर कोई चीज़ रोकती है तो वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। गर्म होने के बाद में उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ने के बाद वो रेड हो जाता है, रेड होने के बाद फिर वो येलो होता है। तो जब वो येलो हो जाता है तो वो जो येलो कलर उसका होता है वो कलर ही चारों डायरेक्शन में फैलने लगता है, उसी को हम बोलते हैं कि बल्ब से रोशनी हो गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका बल्ब का। तो सर ऑन करते ही सीधे येलो लाइट जो आती है, पहले रेड फिर येलो। वो बहुत जल्दी हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि है क्या कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, भाई जैसे लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बना किस शब्द से है, ये इलेक्ट्रॉन से बना है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो वो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर क्या है, कोई भी मेटल का वायर, तो उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो जब हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलता भी ऐसे करके है और बंद भी ऐसे करके होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा नहीं है कि हमने ऑन करा तो एकदम से वो जल जाता है, नहीं, वो इस तरह से जलता है और इसी तरीके से मतलब धीरे से जलता है और धीरे से बंद होता है। तो वो जो जरा सा जो टाइम लगता है उसको, वो भी 1 सेकंड का टाइम लगता है। वो जो जरा सा टाइम है, उस जरा से टाइम में वो रेड होकर येलो भी हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है ना, स्पीड इतनी ज़्यादा है उसकी। अच्छा, उसके बाद
नेक्स्ट लिखेंगे द मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन। थर्ड एग्जांपल है द मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन। मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने पानी ले लिया एक कंटेनर में और उसके अंदर हमने शुगर को घोलना शुरू करा, तो हम कुल मिलाकर क्या बना रहे हैं? हम शुगर का सॉल्यूशन ही तो बना रहे हैं। तो अगर आप चाहें और वापस से आप चाहें कि आप वाटर को अलग और शुगर को अलग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे? आप इवेपोरेट करना शुरू करो, उसको गर्म करना शुरू करो, तो जब वो गर्म होना शुरू होगा तो इवेपोरेट होकर जो वाटर वेपर्स हैं वो तो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। वो जो वाटर वेपर्स हैं उन वाटर वेपर्स को हम कंडेंसेशन के प्रोसेस से एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? उन वाटर वेपर्स को हम कंडेंस करके मतलब कूल करके, फॉर एग्जांपल सोचिए एक कंटेनर है, उस कंटेनर को आपने एक बड़े से हेमीस्फेरिकल कंटेनर से ढक दिया। हेमीस्फेरिकल कंटेनर से ढकने का मतलब क्या है कि आप चाहते नहीं हैं कि उसके जो वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाएं, वो इवेपोरेट होकर चले जाएं, उड़ जाएं, वो आप चाहते नहीं हैं। तो उससे होगा क्या कि जब वो उस हेमीस्फेरिकल डोम में जब वो टच हो गए, गर्म वेपर जब टच होंगे तो टच होने के बाद वो तुरंत ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने पर फिर उनकी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। उन वाटर ड्रॉपलेट्स को आप धीरे धीरे करके एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। तो जब धीरे धीरे करके सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो एक वाइट कलर का पाउडर बचेगा कंटेनर में। दैट वाइट पाउडर उसको ठंडा होने के बाद, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का होने के बाद फिर आप टेस्ट कर सकते हो, तो वो स्वीट टेस्ट उसका आएगा, यानी कि वो शुगर होगी। ठीक है? तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक सॉल्यूशन हमने बनाया तो सॉल्यूशन बनाने पर क्या हुआ, पानी लिया, उसके अंदर चीनी मिलाई और फिर हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर करा जा सके, नया सब्सटेंस जो भी बना है उसको ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर करा जा सके, तो उसको हम बोल देते हैं फिजिकल चेंज। वो फिजिकल चेंज है। ऐसे ही सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट को अलग और वाटर को अलग किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है? सारे सॉल्यूशंस में ऐसा है कि उनको अलग अलग करा जा सकता है। चाहे फिर वो अल्कोहल वाटर का भी सॉल्यूशन है, उसको भी करा जा सकता है। फिजिकल चेंज होगा, हाँ फिजिकली कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, मैं करवाऊंगा इसमें, मतलब दो लिक्विड्स को भी अलग अलग करा जा सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक लिखेंगे, अगला एग्जांपल लिखेंगे द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर। कांच का अगर कोई ग्लास टूट जाए तो मान लीजिए उसके 8, 10 या 12 टुकड़े हो गए हैं, तो उनको वापस अगर हम जोड़ दें तो वापस जोड़कर वापस कांच बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो टूट गया तो टूटने के बाद में कोई नया सब्सटेंस बन गया है जिसको रिकवर ना करा जा सके, तो करा जा सकता है। अगला हेडिंग डालिएगा केमिकल चेंजेस। आपने तो हेडिंग की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करवाया था। हाँ, किसमें? सर आपने तो पहले ही हेडिंग लगवा दी थी फिजिकल एंड अच्छा, तो ऐसे मत लिखो, अगले पॉइंट पर पॉइंट बनाकर लिखो, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। लिखिएगा those changes in which new substances are formed those changes in which new substances those changes in which those changes in which new substances are formed are called chemical changes. लिखिएगा some common examples of chemical changes are
ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? परिधि, आयुष, यश, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Some common examples of chemical changes are some common examples of chemical changes are burning of a magnesium wire, some common examples of chemical changes are burning of a magnesium wire. अगर मैग्नीशियम का वायर है और उसको जला दिया जाए तो वायर को अगर जला देंगे तो वायर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और वो जो है उसका वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको वापस से आप चाहेंगे वापस से आप मैग्नीशियम बना दें तो वापस से मैग्नीशियम नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया क्योंकि इससे वापस से आप ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है, साथ साथ क्या होगा, जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद में हमें मैग्नीशियम नाम की चीज़ ही नज़र नहीं आएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके एशेज नज़र आएंगे. आप सोचो किसी भी तरीके से एशेज को चिपका दो, जोड़ दो और वापस मैग्नीशियम बन जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो मैग्नीशियम एक मेटल ऐसा है जो बहुत जल्दी ही जब उसको हम जलाते हैं तो वो बर्न हो जाता है. अगला देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो हम ये देखते हैं कि उस पर वो जो जंग लगा हुआ पोर्शन है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप उसका वो जो रस्ट है उस रस्ट को रिमूव कर दें और रस्ट को रिमूव करके वापस आप आयरन बना दें. ऐसा होता है कि अगर लोहे का कोई टुकड़ा है और या कोई मेटल का पोर्शन है उसके ऊपर रस्टिंग हो गई है तो हम उस पर क्या करते हैं, हम उसको साफ़ कर देते हैं, रगड़ रगड़ के उसके ऊपर का जो रस्ट है उसको साफ़ करके निकाल देते हैं. लेकिन उससे होता क्या है कि आयरन की भी एक लेयर उसके साथ उतर जाती है, आयरन की भी एक लेयर उसके साथ में कम हो जाती है, लेयर जो है उसमें से डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है. आप चाहें कि वापस जितना विड्थ का पहले से हमारे पास आयरन रॉड थी वापस से उतनी विड्थ की आयरन रॉड मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता. ठीक है ना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है. और एक बार रस्टिंग हो गई तो आप चाहेंगे वापस से ओरिजिनल आयरन मिल जाए, नहीं मिल पाता. हाँ, आप ऊपर की लेयर को साफ़ कर दीजिए, आप ऊपर की लेयर को रबिंग से आप साफ़ कर दीजिए तो ऊपर की लेयर तो हट जाएगी, लेकिन आपका जो आयरन है, आयरन की जितनी विड्थ थी, जितनी उसकी चौड़ाई थी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत माइन्यूट सी कम हो जाएगी. ठीक है, तो इसको वापस से चेंज नहीं करा जा सकता. इसी तरह से थर्ड लिखिएगा, बर्निंग ऑफ पेपर. अगर कागज़ को जला दिया तो कागज़ की राख बन जाती है, ऐश बन जाती है, उसको भी वापस रिकवर नहीं करा जा सकता. दूसरा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स समझते हैं, फ्रूट्स का पक जाना. अगर कोई कच्चा आम है और आप ये देखें कि वो पक गया और पक के बड़ा आम बन गया तो आप ये चाहो कि कोई मैं ऐसा प्रोसेस लगाऊं कि वो वापस से छोटा आम बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये एक बार हो गया तो हो गया. इसी तरह से एक एग्जांपल और देखें, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. अगर मिल्क से दही बन गया है, कर्ड बन गया है, तो आप कर्ड से वापस मिल्क बनाना चाहें, नॉट पॉसिबल. The chemical changes are permanent changes which are usually irreversible. The chemical changes are
permanent changes which are usually irreversible. ये परमानेंट चेंजेस हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस हमको इसमें नहीं मिल पाता। सर कोई ऐसा केमिकल चेंज है जिसको रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला जो है, पानी जो है, पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पानी के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन आयन अलग हो जाता है। और अगर उसको वापस हाइड्रोजन आयन्स और ऑक्सीजन आयन्स को 1:8 रेशियो में कंबाइन करा जाए तो वापस से वाटर भी बन जाता है। तो जब H2O था तो H2O को जब हमने उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हाइड्रोजन आयन नया सब्सटेंस बन गया, पानी में से निकला ना हाइड्रोजन आयन, नया सब्सटेंस बन गया। ऑक्सीजन आयन वो भी पानी में से निकला, वो भी नया सब्सटेंस बन गया। तो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो इसका मतलब केमिकल चेंज तो ये हुआ, लेकिन क्या वापस इससे हम ये कहेंगे कि नहीं वापस वाटर बनाया नहीं जा सकता? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, वापस वाटर उससे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस यहाँ पर केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ फिक्स है ही नहीं। आप अगर कोई एक चीज़ देखेंगे कि एक ये रूल है तो उसका एक्सेप्शन अगले कदम पर तैयार पड़ा है। तो इसलिए केमिस्ट्री में रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शन भी याद करके चलें। अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। और सर कोई एक और हाँ, और सर कोई एक और कोई फिजिकल चेंज है जो रिवर्स नहीं हो सकता? और फिजिकल चेंज है जो रिवर्स नहीं हो सकता? फिजिकल के अलावा फिजिकल तो नहीं, फिजिकल तो सारे रिवर्स हो जाते हैं। A student determined the solubility of 4 substances A student determined the solubility of 4 substances: potassium nitrate, solubility of 4 substances and obtained the following data. A student determined the solubility of 4 substances and obtained the following data. जो एक डेटा उसने ऑब्टेन करा, वो डेटा जो है एक टेबल बनाऊंगा, उसमें समझना है। सब्सटेंस यहाँ लिखें, पोटेशियम नाइट्रेट के बाद सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इधर लिखिएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी 10, 20, 40, 60, 80, तो 10 डिग्री सेल्सियस,
10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस, 10, 20, 40, 60, 60। और पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी दे रखी है 21 ग्राम, 32 ग्राम, 21 ग्राम, 32 ग्राम, 62 ग्राम, 106 ग्राम, 167 ग्राम। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 36, 36, 36, 37 ग्राम, 37 ग्राम। थर्टी फाइव, 40, 46, 54। ये है, तो ये इनको एक डेटा दे रखा है और इसमें इन्होंने ना सॉल्युबिलिटी दे रखी है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है वो 100 ग्राम वाटर में कितना घुल सकता है, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। तो और टेम्परेचर बढ़ाया गया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो 32 ग्राम घुल जाएगा उसके अंदर, और बढ़ा दिया गया तो 62 ग्राम घुल जाएगा, और बढ़ा दिया तो 106 ग्राम घुल जाएगा, ऐसा होता है। अब इस डेटा के बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नोट करें, ए पार्ट है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड what mass of potassium nitrate would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 40 degrees Celsius. ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Sure. B part note करो. What would be observed is what would be observed if a saturated solution
what would be observed if a saturated solution of potassium chloride of potassium chloride at 80 degrees Celsius is left to cool at 80 degrees Celsius is left to cool to the room temperature. Left to cool to the room temperature. Is left to cool to the room temperature. See लिखिए. What is the solubility of each salt at 20 degrees Celsius? What is the solubility of each salt at 20 degrees Celsius? Question mark. Which salt has the highest solubility at this temperature? Which salt has the highest solubility at this temperature? D part है, what is the effect of change of temperature what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt on the solubility of a salt as shown by the above data. As shown by the above data. चलिए जी, अब देखिएगा इसमें 4 पार्ट्स पूछ रहे हैं, इस डेटा पर बेस्ड है ये 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी दे रखी है पोटेशियम नाइट्रेट की, कितनी दे रखी है 62 ग्राम। इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो वो पूछ रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएगा। भाई 100 ग्राम में 62 ग्राम घुल जाता है, तो 50 ग्राम में कितना घुल जाएगा, 62 का हाफ 31 ग्राम। बिल्कुल सही। तो ए पार्ट में लिखें कि at 40 डिग्री सेल्सियस 62 ग्राम ऑफ at 40 degree Celsius 62 gram of potassium nitrate dissolves in 62 gram of potassium nitrate dissolves in 100
100 gram of water. So in 50 gram of water, 62/2 यानी कि 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल डिसॉल्व। ठीक है, चलिए जी, ये पार्ट हुआ। बी पार्ट देखिएगा, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इज व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड at 80 degrees Celsius is left to cool to the room temperature is left to cool to the room temperature होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो वो बोल रहे हैं कि इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड कितना घुल जाता है? 54 ग्राम। 54 ग्राम से ज़्यादा नहीं घुल पाएगा, सैचुरेटेड है ना सॉल्यूशन, रुक गया वहाँ पर जाकर। सैचुरेशन का मतलब रुक जाना। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर 54 ग्राम घुल गया, और वो कह रहे हैं कि अगर उसको ठंडा करते चले जाएं 20 डिग्री सेल्सियस तक ले आएंगे तो क्या होगा कि तब सॉल्युबिलिटी उसकी घटकर 35 रह जाएगी। यानी कि 54 में से 35 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 54 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19। तो 19 ग्राम जो पोटेशियम क्लोराइड है वो टूट कर अलग होकर सॉल्यूशन में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। कोई चीज़ सॉल्यूशन के ऊपर आएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर मान लीजिए सर एग्जाम में कुछ आ गया, हमको नहीं पता उसकी डेंसिटी ज़्यादा या कम, तो हम आप बस ये लिख दोगे कि वो सेपरेट आउट हो गया, बस ये नहीं बताना कि वो सेपरेट आउट होकर ऊपर आया है नीचे आया। तो लिखिएगा अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड is allowed to cool to the room temperature, then solid potassium chloride or crystals will gradually separate out from the solution. Will gradually separate out from the solution. ये लिख देना, gradually separate out from the solution because solubility decreases on cooling. Because solubility decreases on cooling. अच्छा, सी पार्ट है। सी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, which salt has the highest solubility at this temperature. तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सबकी solubility ये दे रखी है, तो सी पार्ट में है ये at 20 डिग्री सेल्सियस solubility
of potassium nitrate is 32 gram. पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम. सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम. पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. इधर 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 और अमोनियम क्लोराइड की अमोनियम क्लोराइड की कितनी है 37 ग्राम. इतना रख दिया अपना रख दिया. बैठ जाओ भी चेयर्स पर कहीं भी बैठो. अच्छा, fourth part, what is the effect of change of temperature on the solubility of a solid as shown by the thermometer? तो D का आंसर solubility increases on increasing temperature. And decreases on decreasing temperature. किसी भी सब्सटेंस को जितना ज़्यादा हम गर्म करते चले जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलने की एबिलिटी वो बढ़ती चली जाएगी और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी. नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नोट करें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. आखिरी टॉपिक है लेकिन काफ़ी बड़ा है ये टॉपिक इस चैप्टर का. Separation of mixtures. The method to be used for separating a mixture depends on the nature of its constituents. The method of separating a mixture depends on the nature of its constituents. Depends on the nature of its constituents. Various physical processes which are commonly used various physical processes which are commonly used to separate the constituents of a mixture
Separate the constituents of a mixture are sublimation, magnet, solvents, filtration, using a solvent, centrifugation, evaporation, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation, और लास्ट लिखे सेपरेटिंग फनल। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस करने हैं, ये आखिरी टॉपिक है, सारे के सारे प्रोसेसेस करने हैं और विद एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है लेकिन है थोड़ा सा बड़ा, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट करेंगे, आज इतना ही करिए।